कंटिन्यू करते हैं। अब पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था और क्यों ज़मींदार नहीं दे पा रहे थे। अब इसमें हम देखेंगे राइज ऑफ जोतेदार। हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में ही, पर हमने देखा था कि जोतेदार जो थे वो भी पावरफुल, मतलब थोड़े ग्रुप थे, विलेज हेडमैन थे, और वो जानबूझ के रेंट पेमेंट करने नहीं भी देते थे, क्योंकि होता ये था कि उनको अच्छा लगता था जब वो ज़मींदार को ट्रबल में देखते थे। अच्छा, बात ये कि जोतेदार ऐसे देखा जाए तो है ज़मींदार से छोटी एंटिटी, लेकिन हुआ क्या था कि जमींदार जो थे ना वो धीरे धीरे करके अब शहर में जाके रहने लग गए थे, क्योंकि उनका काम इतना ही बचा था ना कि वो बस रेवेन्यू कलेक्ट करे और वो ब्रिटिशर्स को दे। तो जमींदार जो थे वो शहर में जाके रहने लग गए थे, और जोतेदार थे क्योंकि वो विलेज हेडमैन थे, तो जोतेदार जो थे वो गांव में रहते थे। तो क्योंकि गांव में रहने की वजह से उनका लोगों से डायरेक्ट टच था, पर्सनल टच, मतलब उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था लोगों से, तो लोग जो थे वो जोतेदार को फिर उसकी ज्यादा फॉलो करने लगे। तो जोतेदार अगर बोलता था कि भाई जमींदार को रेवेन्यू मत दो, तो भले ही जमींदार है बड़ी एंटिटी जोतेदार से, लेकिन क्योंकि गांव के लोग तो भाई रोज उनको तो जोतेदार काम आएगा, विलेज हेडमैन, जमींदार तो अब शहर में जाके रहने लग गया, तो इस वजह से जोतेदार की वो लोग ज्यादा मानने लगे थे। अब भाई 18th सेंचुरी के एंड में, मतलब 1790s के एंड में हमने पढ़ ही लिया कि जमींदार को कितनी दिक्कतें आने लग गई थी, ठीक है। और ये जो जोतेदार थे, ये जो रिचर थे, और ये एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन जो थे वो गांव में करने आते थे। फ्रांसिस बुकानन थे, और उन्होंने क्या करा, वो एक्चुअली कंपनी के द्वारा भेजे गए थे। उन्होंने बहुत सर्वे करा, दिनाजपुर नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में जो नॉर्थ बंगाल में है, वहाँ का उन्होंने सर्वे करा, और उन्होंने एक बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन दिया किसका, ये रिच पेजेंट्स का, जिन्हें जोतेदार कहते थे। तो अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 1800 समथिंग ईयर्स में जोतेदार के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स आने लग गई, इतनी बड़ी कि कभी कभी तो हजारों एकड़ तक फैली हुई लैंड्स थी। तो जोतेदार और पावरफुल हुए क्योंकि उनके पास लैंड आने लग गई। दूसरा, अब वो गांव में रहते थे, तो लोकल ट्रेड, मनी लेंडिंग, पैसे देना है, उधार पे देना है, लोकल ट्रेड, कौन सी चीज़ कितने में बिकेगी, ये सब चीज़ें वो लोग इस वजह से काफ़ी पावर एक्सरसाइज करने लगे, क्योंकि चीज़ें कंट्रोल में उनके आने लग गई, ठीक है। तो जो गरीब है, जो गरीब किसान है, उनको पैसे उधार में देते थे, तो जो जोतेदार तो उनका मालिक बन गया, पैसे उधार में दिया, तो एक तो बहुत ज़मीन उनके अंदर आ गई, दूसरा वो इस तरीके से पैसे उधार दे के गरीबों के ऊपर या कल्टिवेटर्स के ऊपर अपना हक जमा लेता था। तीसरा, बहुत सारा उनका जो लैंड था ना, वो शेयर क्रॉपर्स वो करते थे। शेयर क्रॉपर क्या, उनको अधियार या बरगदार भी कहते थे। शेयर क्रॉपर होते क्या थे कि लैंड जो है वो जोतेदार की है, शेयर क्रॉपर उसको ले लेता था, उसके ऊपर पूरी अपनी उगाई खेती वगैरह करता था, और जितना प्रोड्यूस वो पूरा, मतलब खेती जो थी वो ये अधियार या बरगदार, ये शेयर क्रॉपर की होती थी। तो वो पूरा, मतलब सिर्फ लैंड नाम के जोतेदार का था, बाकी पूरा शेयर क्रॉपर करता था, और उस नाम के लैंड के लिए जो लैंड था उसके लिए वो आधी प्रोड्यूस जो थी वो पूरे जोतेदार को दे देता था, एक बार उनकी हार्वेस्ट हो जाती थी। तो ये तीसरा रीजन हो गया। इस वजह से अब जोतेदार को तो कुछ करना ही नहीं है, बैठे बैठे, मतलब लैंड उसके पास लैंड है, शेयर क्रॉपर अपने पैसे से जो भी कर रहा है, बस उसको तो आधा प्रोड्यूस कहीं से भी लाके उसको जोतेदार को देना है। ये तीसरा रीजन हो गया। चौथा रीजन, क्योंकि जोतेदार गांव में रह रहा था और जमींदार शहर में रहता था, तो जोतेदार की गांव में ज्यादा बन रही थी। भाई एक फर्क तो पड़ता है, भले ही जमींदार जो थी वो टाइटल में जमींदार पावरफुल ज्यादा था जोतेदार की, उससे मतलब उसका ज्यादा टाइटल बड़ा था, लेकिन क्योंकि जोतेदार विलेज में ही रह रहा था, डायरेक्ट कंट्रोल उसका था सभी विलेजर्स के ऊपर, तो जोतेदार जो था वो विलेज में तो जमींदार से ऊपर पड़ गया, जमींदार जाके वो शहर में रह रहा था, तो उसका इतना इफेक्ट और इतना अथॉरिटी और भी कम हो गई। तो ये चौथा रीजन हो गया कि क्यों जोतेदार और ज्यादा पावरफुल हो गए। तो वो क्या करते थे कि वो ऐसा करते थे कि जमींदार जितनी भी एफर्ट्स करता था अपना विलेज बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, वो उतना उसको रोकते जाते थे, जोतेदार उनको अपोज करते जाते थे, ठीक है। जोतेदार जमींदार के जितने भी ऑफिसर्स आते थे उनको अपना काम नहीं करने देते थे, और वो सब विलेजर्स, फार्मर्स को इकट्ठा करके और फिर जमींदार के ऑफिसर्स पे हमला करते थे, जानबूझ के पेमेंट्स में डिले करते थे जमींदार की। तो जब एस्टेट के जमींदार, अब पांचवा रीजन देखेंगे कि जब जमींदार के एस्टेट जो थे वो ऑक्शन होते थे, तो कई बार ये जोतेदार जो थे वो ऑक्शन में उनकी लैंड खरीद लेते थे जमींदार की। तो ये 5 रीजन हमने यहाँ पे देखे कि जोतेदार क्यों पावरफुल होते जा रहे थे, ठीक है। अब जोतेदार जो थे वो नॉर्थ बंगाल में सबसे ज्यादा पावरफुल थे, ओके। और
काफ़ी मतलब पावरफुल होते जा रहे थे नॉर्थ बंगाल वाले एरियाज में। कई जगहों पर जोतेदारों को हाउलदार्स भी कहा जाता था, हाउलदार्स, या फिर वो घंटीदार भी कहा जाता था, उनको मंडल भी कहा जाता था। मतलब जोतेदार, हाउलदार, घंटीदार ये अलग नाम है जोतेदार के लिए, ठीक है। और जितने जितने जोतेदार के पास पावर बढ़ती गई उतनी उतनी जमींदारी की अथॉरिटी, जमींदार का पावर जो है वो कम होता गया। पहले आधी पावर तो कंपनी ले चुके थे, जो बची कुची थी वो भी जोतेदार ले रहे थे। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं बंगाल विलेज का सीन था। ये जॉर्ज चिनरी ने पेंट किया है 1820 में। चिनरी जो थे वो इंडिया में रुके हुए थे, उन्होंने कम से कम 23 ईयर्स तक वो इंडिया में रुके और उन्होंने इंडिया के बहुत सारे एरियाज की पोर्ट्रेट्स बनाए, एवरीडे लाइफ, कॉमन पीपल, उनके ऊपर बहुत सारी पोर्ट्रेट्स बनाई। और जो जोतेदार्स और मनी लेंडर्स थे रूरल बंगाल में, वो इसी तरीके घरों में रहते थे जैसे कि इसमें यहाँ पर दिया गया। ये देखिए, ये बड़ा सा आपको यहाँ पे घर दिख रहा है, तो डबल लेयर घर है, अच्छा थोड़ा सा वेल बिल्ट दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है, एकदम टूटा फूटा कुछ नहीं है। तो इसी टाइप के घरों में जोतेदार वो रहते थे। यहाँ पे हम ये सोर्स देख लेते हैं, जोतेदार्स ऑफ दिनाजपुर। बुकानन ने डिस्क्राइब किया है कैसे दिनाजपुर के जोतेदार को। लैंडलॉर्ड्स को है ये पसंद नहीं थे, लेकिन ये है कि वो जरूरी है, जोतेदार जो है वो जरूरी है। अगर मतलब जोतेदारी थे ना जो उधार पैसे देते थे छोटे विलेजर्स को, तो भले ही लैंडलॉर्ड्स को पसंद हो ना हो, पर जोतेदार थे तो जरूरी, और इनके पास पावर भी थी, ठीक है। और मतलब जमींदार का इनके ऊपर, जोतेदार के ऊपर कोई पावर ही नहीं बच सकता था, क्योंकि उनकी खुद की जोतेदार की लैंड्स होती थी, वो उसके ऊपर कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। सिर्फ कुछ पैसे, वो सिर्फ रेवेन्यू के नाम पे थोड़े से पैसे दे देते थे और बस सब इंस्टॉलमेंट वगैरह सबके साथ वो बैलेंस हो जाता था उनका, क्योंकि जोतेदार के पास तो पहले इतनी अपनी लैंड थी, वो तो बस थोड़ा जितना रेवेन्यू, थोड़ा सा पहली पावर भी थी, विलेज की भी, लोगों की भी सपोर्ट था, तो थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस करने के लिए, अकाउंट बैलेंस करने के लिए वो रेवेन्यू पे करते थे। और वैसे भी जोतेदार इतना उधार देते थे और उनकी इंटरेस्ट रेट इतना हाई रहता था कि उनको जितनी इंस्टॉलमेंट आती थी, जितनी किस्त आती थी ना, वही उनके लिए काफ़ी होती थी, ठीक है। और उनके पोटास मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट वो लोग ये उधारी का कॉन्ट्रैक्ट करते थे उसको पोतास बोलते थे, तो उसमें जो उनकी किस्त आती थी वही उनके लिए बहुत होती थी, ठीक है। अगर जमींदार के ऑफिसर्स आ भी जाए, उनको बुलाने के लिए कोर्ट कचहरी में, उनको ले जाने के लिए कि तुम ऐसी गलत हरकतें कर रहे हो, और या उनको 1-2 घंटे के लिए रख भी ले, तो उनको तो छोड़ दिया जाता था, क्योंकि भाई फौजेदारी थाना पे जो कंप्लेंट लिखाई जाती थी, वो फौजेदारी थाना पे भी अब जमींदार अपना हक खोते जा रहे थे। तो इस वजह से जोतेदार जो थे वो काफ़ी पावरफुल होते जा रहे थे। और ये एक बुकानन का सर्वे था कि कैसे जोतेदार की पोजीशन थी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक छोटा सा यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, पावर इन रूरल बंगाल। देखिए, अंडर रायट मतलब कि जो छोटे रायट्स होते थे, जो छोटे मोटे होते थे, वो बड़े वाले रायत को, जो और बड़ा उनसे पेजेंट होता था, उनको पे करते थे, ठीक है। और एक रायत होते जो जोतेदार को पे करते थे। तो एक तो है जो एक बड़े फार्मर के उस पे काम कर रहा है, तो वो फार्मर को पे करते थे, और एक है जो छोटा मोटा है, जिसके पास छोटी मोटी लैंड है, तो वो जोतेदार से पैसे उधार लेकर उसको पे करते थे, ठीक है। रायत और जोतेदार आपस में उनकी अच्छी खासी बनी हुई थी, क्योंकि रिच थे, वो आपस में अपने पास मिलाते जोते करते थे। अब रायत और जोतेदार जो थे वो जमींदार को पे करते थे रेवेन्यू, और जमींदार को कंपनी को पे करना होता था। इस तरीके से जो सिस्टम था, ठीक है। जमींदार किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? कंपनी को रेवेन्यू पे करने के लिए, और रेवेन्यू डिमांड को विलेजेस में कि कितना रेवेन्यू आपको पे करना है, ये विलेज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हर विलेज रायट जो था, बिग छोटा हो बड़ा हो, उनको जमींदार को रेंट पे करना पड़ता था। जमींदार जो थे वो दूसरे रायट्स को भी लोन देते थे और अपना खुद का प्रोड्यूस भी बेचते थे, क्योंकि शेयर प्रॉपर एग्रीमेंट उनका हमने देखा था, तो उनके पास पावर थी, वो जमींदार को भी देते थे, रायट्स को भी पैसे देते थे उधार पे। और इस पे रायट्स जो थे उनकी खुद की लैंड भी थी, वो कल्टिवेट करते थे, और बाकी वो छोटे मोटे और अंडर रायट्स मतलब पेजेंट्स फार्मर्स को दे देते थे, और अंडर रायट्स जो थे वो रायट्स को रेंट देते थे, उनके उस पर काम करते थे, उनकी खुद की कोई लैंड नहीं थी। इस तरीके से अग्रीमेंट था कि पावर किसके पास कितनी थी, और टोटल ये पूरा जो था वो कंपनी के पास सब जाता था, ठीक है। द जमींदार रेजिस्ट। अब देखो, हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से जोतेदार जो है वो जमींदार के ऊपर अपना कर रहे हैं, और जमींदार के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। लेकिन भाई जमींदार भी ऐसे ही नहीं मान जाएगा, वो भी चुपचाप बैठे नहीं रहेगा। उसने भी, क्योंकि इतना उसके साथ हो रहा था, इतना हाई रेवेन्यू की डिमांड उसके साथ थी, और ऑक्शन हो रहे थे उसके स्टेट, वो भी तरकीब निकाल रहा था इन सब चीज़ों से सरवाइव करने के लिए,
कैसे हमने ऑक्शन ऑफ बुरजवान में पढ़ा था ना, 95% सेल जो थी वो झूठी थी। ये तरकीब निकाली थी। क्या था वो, देखो ये राजा ऑफ बुरजवान ने सबसे पहले कुछ अपनी जमींदारी अपने माँ के नाम कर दी, घर में अपने औरत जो भी उनकी लेडीज विमेन थी उनके नाम कर दी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये रूल बनाया था कि प्रॉपर्टी ऑफ विमेन को ऑक्शन नहीं किया जाएगा। तो भाई जब जमींदार को लगता था या राजा ऑफ बुरजवान को जैसे लगा कि ऑक्शन हो रही है, तो उन्होंने खट से थोड़ी सी अपनी लैंड जो है वो अपने घर की विमेन मदर के नाम पे कर दी, क्योंकि विमेन की प्रॉपर्टी वो लोग ले नहीं सकेंगे। अब पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं करी उन्होंने, थोड़ी सी प्रॉपर्टी करी, तो वो थोड़ी प्रॉपर्टी तो बच गई। दूसरी वो क्या करते थे, ऑक्शन में जो भी जितनी ऑक्शन जो नीलामी होती थी उसमें अपने एजेंट्स को भेज देते थे। ठीक है, जानबूझ के रेवेन्यू पे नहीं करते थे कंपनी को, बैलेंसेस गड़बड़ कर रखे थे उन्होंने, अक्यूमुलेट कर लेते। तो जब फिर इस वजह से रेवेन्यू पे नहीं करते थे, तो इस वजह से ऑक्शंस होते थे। अब ऑक्शन होते थे तो जमींदार क्या करता था, अपने ही आदमियों को भेज के प्रॉपर्टी खरीद लाता था। ठीक है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी अपने आदमियों को बेच के खरीद लेता, मतलब सबसे हाईएस्ट बिडिंग करता था और अपनी प्रॉपर्टी वो खरीद लेता था। अब जो जमींदार के आदमी है उन्होंने उस वक्त तो बिडिंग में प्रॉपर्टी खरीद ली, पर पैसे उनको देते नहीं थे, परचेस मनी उनको देने से मना कर देते थे कंपनी वालों को। तो एस्टेट को फिर वापस, क्योंकि भाई पहले परचेसर ने मना कर दिया कि पैसे हमारे पास नहीं, हम नहीं देंगे, तो वापस उस प्रॉपर्टी की नीलामी होती थी। वापस से कंपनी के जो मतलब जमींदार के आदमी है वापस वही जाके उसको खरीद लेते थे। तो ऐसे करके ना ये, अब ये देखो एस्टेट जो था उसको वापस से बेचना पड़ा। अगेन इट वाज बॉट बाय द जमींदार एजेंट्स, फिर से वो पैसे नहीं देते थे, फिर उसको वापस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करी, फिर वो पैसे वो जमींदार के आदमी खरीद रहे, फिर पैसे नहीं दे रहे। ऐसे करके ये साइकिल थोड़ी मतलब चलती रह रही है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता था कि बहुत ही कम, अब यार इतना मतलब इतने टाइम तक बार बार ऑक्शन हो रही है प्रॉपर्टी, तो जो बाकी बिडर्स जो बाकी खरीदने वाले हैं वो भी कब तक आएंगे, एक बार दो बार तीन बार नीलामी का पार्ट बनेंगे, बस फिर वो भी आना कम कर देते और बच्चे पूछते थे कौन, जमींदार के खुद के आदमी बचते थे। तो बाकी सारे बिडर्स तो गए, बाकी सारे खरीदने वाले तो खरीदार तो गए, जमींदार के आदमी बचते थे। और फिर वापस वो अपने ही अपने ही एट लास्ट द एस्टेट वाज सोल्ड एट अ लो प्राइस बैक टू द जमींदार। वापस से वो जमींदार थोड़े बहुत पैसे देकर उसी को वापस एस्टेट का बेच दिया जाता था। तो इस तरीके से जमींदार कभी अपनी पूरी रेवेन्यू भी नहीं भरता था और कंपनी को कभी पता, मतलब वो कभी उसको वो जो बैलेंस जितना उसका घाटा हुआ है वो कभी मिलता ही नहीं था। वो इस तरीके से उनका कंपनी वालों का घाटा जो है वो बढ़ता गया और उनको कभी मिला ही नहीं, क्योंकि जमींदार भी ये जो है वो साइकिल, एंडलेस साइकिल जो है वो करते जा रहे थे। ये ऐसी चीजें बहुत हुई थी 1793 से 1801 के बीच में, ये बहुत हुआ था कि 4 बड़े बड़े जमींदार बंगाल के थे, राजा बर्दवान को इंक्लूड करते हुए, उन्होंने ऐसे बेनामी परचेस करे, मतलब इस तरीके से धोखेबाड़ी वाले परचेसेस करे और कम से कम 30 लाख रुपए तक का उन्होंने इस तरीके से ऑक्शंस बनाए। उनको घाटा हुआ, उन्होंने 30 लाख रुपए तक बचाए और इस तरीके से करे। और जितने टोटल ऑक्शंस हुए थे ना उसमें से 15% तो झूठे ही होते थे। जितने टोटल ऑक्शंस ये 4 बड़े बड़े जमींदारों के हुए उनमें से 30 लाख रुपए का उन्होंने बचत करी, रेवेन्यू वगैरह उनको खुद को मिल गया वापस, और 15% जो थी वो सेल फिक्शियस होती थी टोटल में। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से जमींदार ने अपना खुद का एक रास्ता निकाल दिया। ठीक है, और भी दूसरे तरीके थे कि जमींदारी की कैसे वो करते थे। देखो, जब बाहर से जमींदारी के बाहर से, जमींदारी का एरिया है, बाहर से कोई आया आदमी खरीदने वाला, चलो भाई खरीद भी लिया ऑक्शन में, हमने यहाँ देखा 15% सेल ही फिक्शियस था, बाकी एक्चुअली खरीद भी लिया किसी ने, बाहर वाले ने जो जमींदारी का नहीं है, खुद जमींदार का आदमी नहीं है, तो उसको वो लोग वो एस्टेट ले जाने नहीं देते, वो प्रॉपर्टी लेने नहीं देते थे। जमींदार अपने आदमी भेज देता था, जो लठियाल होते थे, जिनको लठियाल कहते थे, और वो लठियाल जो थे वो जमींदार के आदमी थे, और जो भी नया परचेसर आता था उसको खूब पीटते थे, मतलब उसको कैसे भी करके वो प्रॉपर्टी जो है वो ले जाने नहीं देते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि जो रायट्स थे वो भी यही सोचते थे, जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो यही सोचते थे कि यार जमींदार कैसा भी है फिर भी अपना, ये है अपना, ये तो बाकी दूसरा आदमी जिसने खरीदा है वो बाहर वाला है। तो वो क्या करते थे, मतलब बाहर वालों का साथ देने की बजाय एक बार वो कहीं ना कहीं जमींदार का साथ दे देते थे। एक सेंस ऑफ लॉयल्टी उनको ये लगती थी। ठीक है, क्योंकि भाई खुद का ही जैसे जमींदार ना, बाहर की एंट्री करवाने से अच्छा, बाहर वाला तो बिल्कुल ही बाहर वाला है, उसको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली इनके ऊपर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है। तो उनको एंट्री देने की बजाय वो जमींदार की हेल्प करके
ये बाहर वाले परचेसर्स को जमीन लेने नहीं देता था, ठीक है। और ये जमींदार की उनकी प्रजा थी, प्रजा मतलब प्रजा, सब्जेक्ट, क्योंकि बंगाल है तो ओ का साउंड हमें देखने को मिलेगा ही सही बंगाली भाषा में। तो ये राइट्स जो थे उनकी कहीं ना कहीं तरीके से प्रजा थी एज कम्पेयर टू द आउटसाइड परचेसर्स। तो इस तरीके से जो जमींदारी थी, ठीक है, ये इससे मतलब इनको हुआ नुकसान तो हुआ, लेकिन जमींदार भी इजीली उन्होंने अपनी पावर छोड़ी नहीं। तो मतलब इजीली वो मेंटेन रहे, उन्होंने कैसे ना कैसे करके अपनी पावर को छोड़ा नहीं और उन्होंने रिटेलिएट करा कुछ स्ट्रैटेजीज के साथ। अब 19th सेंचुरी के बिगिनिंग मतलब 1800s के बाद से अब ये खत्म हो गया था, मतलब वापस से एग्रीकल्चर जो है वो लाइन पे आ गया, आउटपुट अच्छा आने लगा। तो जो लोग ये 1790s 18th सेंचुरी के एंड में जिन लोगों ने सरवाइव कर लिया इस तरीके से, तिकड़म लगाए और अपनी स्ट्रैटेजीज लगाई यूज करके, जिन्होंने 1790s का दौर निकाल लिया, जैसे ये राजा बर्धमान वगैरह, ये फिर इसके बाद इनकी फिर बहुत अच्छे से सिर्फ सब कुछ हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर इनके पास खूब पावर आ गई और विलेजेस के ऊपर इनकी पावर और मजबूत हो गई। अब क्योंकि एग्रीकल्चर अब काफी अच्छा हो गया, प्रोड्यूस काफी अच्छा आने लगा, तो पैसे आने लग गए, पावर आ गई। और फिर 1930s के ग्रेट डिप्रेशन ही फिर वो टाइम आया जब फाइनली परमानेंटली इनकी पावर जो थी वो खत्म हो गई और जोतेदार के पास पावर आ गई। तो मतलब जिन्होंने 1790s तक का दौर निकाल दिया, इसके बाद पूरे 100 सालों तक 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी 200 साल 1800 का जो है, और 1900 के भी 30 साल जो है, तो 130 साल करीबन 130-140 साल उन्होंने फिर जमींदार ने खूब राज किया। और इसके बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया, इसके बाद तो फाइनल इनका फिर पूरा खत्म हो गया जमींदारी सिस्टम और ये जोतेदार पावर में आ गए। ये फिगर देख लेते हैं, ये महाराजा मेहताब चंद है। जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो ये जो तेज चंद थे वो राजा बर्धमान थे। तो मेहताब चंद ने मेहताब चंद की प्रॉपर्टी प्रॉस्पर हुई। मेहताब चंद जो थे वो ब्रिटिशर्स को हेल्प करते थे, और संथल रिबेलियन जो हम आगे पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, ये मेहताब चंद ने ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया, ठीक है। आगे वीडियोस में हम पढ़ेंगे 5th रिपोर्ट के बारे में, क्या है क्या थी, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। ये जो पिंक बॉक्सेस है ये वैसे तो इजी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए। मैं ये पिंक बॉक्सेस, ब्लू बॉक्सेस, पर्पल, जितने भी और एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं जो मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ इन वीडियोज़ में, उनका मैं अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करते हुए डाल दूंगी। तो 5th रिपोर्ट के लिए आप आगे के वीडियोज़ देख सकते हैं।